हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और याद रखिएगा, ये सेशन चल रहा है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और यहां से याद रखिएगा, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं, इसीलिए मैं इस पोर्शन से स्टार्ट किया हूं आपका क्लास लेना। सबसे पहले मैंने इससे पहले पढ़ाया ब्रीदिंग वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद मैं ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग मेरे चैप्टर में बने रहिएगा। अगर आपको नीट निकालना है तो, अगर नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ के सेशन जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का 110% शॉर्ट फॉर्म लेके आया हूं। और क्वेश्चन याद रखना, आप यहीं से आएगा, हर बार यहीं से आता था और इस बार भी यहीं से आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इस वीडियो को देखना है और अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। आप चाहे एनसीईआरटी आपने पढ़ी हो या फिर ना पढ़ी हो या फिर अब आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये जरूरी होने वाला है, ठीक है। और अगर आप क्लास 11th में भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और एग्जाम में अपनी कॉपी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सीरीज होने वाली है ना, क्लास 11 के बच्चों को और प्लस नीट के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर, जो है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से, ठीक है। जहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कितने नहीं, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको केवल और केवल एनसीईआरटी रीड करनी है और रीड करने के बाद इस लेक्चर को अटेंड करना है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी रीड नहीं भी की है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इस लेक्चर को आप लोग अटेंड करिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा। आपका ये चैप्टर आपके मुट्ठी में होगा, ओके। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड की। देखिए, आप लोग बुक ओपन करोगे ना, इस चैप्टर पे जाओगे, इस चैप्टर पे जाने के बाद सबसे पहला सवाल आता है ब्लड, ठीक है। आखिर में ब्लड होता क्या है। देखिए, यहाँ पे मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हूं, जो आपको समझने में इजी हो जाए, क्योंकि याद रखेगा, रटना नहीं है आपको, आपको समझना है। और समझने के लिए ऐसी लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इजी हो जाए, ठीक है। हिंदी पढ़ाऊंगा, आप बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश पढ़ाऊंगा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं क्या किया हूं, इसको इंग्लिश फॉर्म में लेके आया हूं, जिससे अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप पढ़ लो। अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ब्लड। देखिए, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बॉडी के अंदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, वो कौन कराता है, आपका ब्लड कराता है। चाहे वो ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, ठीक है, चाहे कोई भी अदर वेस्ट पार्टिकल्स हो गए, वो सब कुछ क्या कराता है, ब्लड ही कराता है, ओके। अब ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि ब्लड के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है आपका प्लाज्मा, जो कि 55% होता है हमारी बॉडी में। दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि 45% होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा की। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। क्या होता है, ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, आपको एग्जाम में लिखना ही चाहिए। और नीट अगर दे रहे हो तो नीट में भी इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 90 to 92%, ठीक है, 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है। 6 to 8% क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है, ओके। फिर मेन प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो इसमें एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, और क्या होता है, फाइब्रोनोजेन होता है। तो एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम किसका होता है, आपका एल्ब्यूमिन का। उसके बाद ग्लोबुलिन के क्या काम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि इम्यूनिटी का काम किसका होता है, ग्लोबुलिन का। उसके बाद फाइब्रोनोजेन का काम, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है आपका फाइब्रोनोजेन, ओके। प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको। और यहाँ भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि प्लाज्मा में क्या होते हैं, आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो ये क्या बन जाता है, सीरम, ठीक है। इमेजिन करो, प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में तो प्रोटीन होते हैं, लेकिन अगर प्लाज्मा से हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर को ही हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, आपका सीरम बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये आप सभी को जानना चाहिए। फॉर्म्ड एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम लोग आरबीसी कहते हैं। सबसे ज्यादा होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। काउंट की बात करें तो 5 to 5.5 मिलियन पर MMQ होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, 12 से 16 ग्राम 100 ml ब्लड में होता है। उसके बाद लाइफ स्पेन क्या होता है आरबीसी का, 120 दिन। उसके बाद क्या है आपका, डिस्ट्रॉय होते हैं कहाँ पे, स्प्लीन में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं।
ठीक है। और आरबीसी का फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। अपना फॉर्म्ड एलिमेंट सेकंड है ये ल्यूकोसाइट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। काउंट की बात करते हैं 6000 से लेके 8000 पर क्यूब होते हैं ये, और कलरलेस होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, याद रखिएगा। ये केवल डब्ल्यूबीसी है तो डब्ल्यूबीसी होता है, इससे हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और अगर काउंट की बात करें तो 6000 से लेके 8000 पर क्यूब होता है, ठीक है, और कलरलेस होता है, इस बात को याद रखना है। अब टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं हम लोग, तो एक ग्रैन्युलोसाइट्स जिसे हम लोग एमएलए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स, इसमें 6 to 8% होता है, और वो फैगोसाइटोसिस का काम करता है, मतलब जर्म्स को खा जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी में जितने भी जर्म्स होते हैं ना, फॉरेन जितने भी बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनको क्या करता है, ये खा जाता है, ठीक। उसके बाद लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स कितना परसेंट होता है, 60 to 65% इसमें न्यूट्रोफिल्स होता है। फैगोसाइटोसिस का काम करता है, इससे पहले मैंने बता दिया है क्या होता है, आपके जर्म सेल को खा जाता है। उसके बाद इओसिनोफिल्स की बात करते हैं, 2 to 3% होता है इसमें। एलर्जी एंड इन्फेक्शन रेजिस्टेंस होते हैं ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बेसोफिल्स 0.5 से लेके 1% होते हैं, और इनका काम क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और हिस्टामिन सेरोटोनिन हिपेरिन रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, काउंट की बात करते हैं सबसे पहले 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूब होते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेल फ्रेगमेंटेड होते हैं ये। उसके बाद क्या कहते हैं, बोन मैरो में, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स से बनते हैं, किससे बनते हैं, बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं, ओके। और फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप की। ये थोड़ा फास्ट सीरीज रहेगा क्योंकि मुझे इस चैप्टर को 30 to 35 मिनट में खत्म भी करना है, तो इसीलिए अगर ये वन शॉट है तो थोड़ा फास्ट रिवीजन में कराऊंगा, फास्ट बोलूंगा, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जितना लिखा है उतना ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता हूँ एक्सप्लेनेशन में, बट उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम पे कोई इतना बड़ा आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, उतना ही तोड़ना है जितने में आपका काम चल जाए, ओके। तो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारे बॉडी में एबीओ सिस्टम होता है, यानी कि एबीओ होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी ओ, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी ए बी और ओ। अब बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करते हैं हम लोग, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो याद रखिएगा एंटीजन भी उसमें ए होगा, बट एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन तो बी होगा, और पर एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर ए बी की बात करते हैं तो इसमें एंटीजन ए प्लस बी दोनों होते हैं, और एंटीबॉडी इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, कोई नहीं होता है। और ओ की बात करते हैं तो ओ में एंटीजन कोई नहीं होता है, बट एंटीबॉडी ए प्लस बी दोनों होते हैं। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा इंफेक्शन, ठीक है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हमला जो करता है ना, वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले पे करता है। क्यों, क्योंकि वो बेचारे हमेशा उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है देन कंपेयर ओ, ठीक है, याद है, ब्लड ग्रुप ओ वालों से। इसीलिए याद रखेगा जो ब्लड ग्रुप ओ के होते हैं ना, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, उनके अंदर एक अच्छी खासी एंटीबॉडी होती है, जो फॉरेन जो बैक्टीरिया आते हैं ना, उनको क्या करता है, इजिली मार देता है, ठीक है। इसीलिए वो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम उनको पकड़ता ही नहीं है। वहीं बेचारे ए बी ब्लड ग्रुप वाले, वो बेचारे थोड़ा बहुत सर्दी खांसी जुकाम से परेशान ही रहते हैं। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना आप। अब बात करते हैं आरएच फैक्टर की, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको किसने सबसे पहले खोजा था, कॉरलैंड स्टीनर एंड अलेक्जेंडर एस विनर ने क्या किया 1940 में इसको खोजा था सबसे पहले। किसमें खोजा था, रिसस मंकी में खोजा था। आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव में, मतलब आरएच एंटीजन प्रेजेंट, जिसमें मतलब बोलते हैं ना कि ओ पॉजिटिव है बंदा, ठीक है, ओ पॉजिटिव में क्या हुआ, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उसमें, और आरएच नेगेटिव में क्या होता है, आरएच एंटीजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी कि ओ, केवल ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, जिसे हम लोग ओ नेगेटिव बोलते हैं ना, वो क्या हो गया आपका, आरएच एंटीजन एब्सेंट हो गया उसमें। अब बात करते हैं आपका आरएच इनकैपेबिलिटी की बात करते हैं। मदर आरएच नेगेटिव है और अगर उसका फीटस जो है आरएच पॉजिटिव है, तो उस समय क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी उसकी तो नॉर्मल हो जाएगी, बट सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, क्योंकि माँ का
बच्चे के ब्लड के यानी फर्स्ट बच्चे के ब्लड के साथ मिल जाता है और वो क्या कहलाता है, एक इम्यून सिस्टम बना लेता है, जिसकी वजह से अदर बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर ऐसे में बच्चों से बचाना है तो वहां पे एक एंटी आरएच इंजेक्शन लगता है मदर को, ठीक है, फर्स्ट बेबी के बाद, तो वो ठीक हो जाती है। ये जो डिजीज होती है ना उसे कहते हैं हम लोग इरेथ्रोब्लास्टोसिस। अब इस डिजीज को कहते हैं हम लोग इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीटस को जॉइंडिस प्लस एनीमिया हो जाता है और बहुत ही ज्यादा सीवियर केस में क्या होता है, बच्चा एक्सपायर भी हो जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, इसीलिए कहते हैं कि शादी करो, कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, बस ब्लड ग्रुप एक बार मैच कर लेना, कहीं वो आरएच नेगेटिव तो नहीं है, आरएच पॉजिटिव तो नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि अपने ब्लड से रिलेटेड ही ब्लड होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ए पॉजिटिव है आप तो ए पॉजिटिव वाली ही हो, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं ब्लड कोगुलेशन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इंजरी के टाइम पे प्लेटलेट्स एक्टिव होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हमारी इंजरी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे कट लग जाए, सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए मुझे कट लग जाए, ब्लड बहता है, तो कुछ समय बाद आप देखते होंगे उस पे एक येलो येलो क्या आ जाता है, क्लॉट्स आ जाते हैं, वो ब्लड को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोथैम्बिन होता है, वो क्या करता है, इनएक्टिव प्रोटीन होता है और प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर क्या करता है, वो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है कैल्शियम एंड की हेल्प से, ठीक है, इस बात को याद रखना। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइब्रोनोजिन इनएक्टिव सॉल्युबल प्रोटीन होता है, वो किसको एक्टिवेट करता है, फाइब्रिन को एक्टिवेट करता है, और यही फाइब्रिन होता है ना, ये क्या करता है, क्लॉट बनाता है। और याद रखिएगा मैंने यहाँ पे बताया ना, कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फैक्टर में। अगर कैल्शियम आयन नहीं होगा तो याद रखना आपका क्लॉटिंग नहीं होगा, तो आपको हैवी ब्लीडिंग की वजह से क्या हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है। अब लिम्फ की बात करते हैं, तो लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है, और उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टिश्यू फ्लूइड भी कहलाता है ये, और प्लाज्मा जैसा मिनरल कंपोजिशन होता है इसमें भी, याद रखिएगा। और सर्कुलेटरी पाथवे की बात कर लेते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सर्कुलेशन, ठीक है, ये होता है आपका आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में, और स्लो सर्कुलेशन में क्या होता है, ये एनालिट्स और कॉर्डेट्स में होता है, ठीक है। हार्ट इन वर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं, फिशेस में क्या होता है, टू चैम्बर का हार्ट होता है, यानी कि इसमें एक आर्टरियम और एक आपका वेंट्रिकल होता है, ठीक है, और ये सिंगल सर्कुलेशन शो करते हैं। उसके बाद एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो इसमें आप याद रखिएगा थ्री चैम्बर्स हार्ट्स होते हैं, टू आर्टरियम और एक वेंट्रिकल होता है, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बर्ड्स, मैमल और क्रोकोडाइल की, याद रखिएगा क्रोकोडाइल भी आपका रेप्टाइल में आता है, और रेप्टाइल क्या है, एब्सेक्शन है, तो इसमें भी याद रखिएगा क्रोकोडाइल में क्या होता है, फोर चैम्बर्स हार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें टू आर्टरियम और टू वेंट्रिकल होते हैं, इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, याद रखना आप, ठीक है, इस बात को। और ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं आप, जो कि इस चैप्टर की जान है। आपका ह्यूमन हार्ट याद रखिएगा सबसे पहले मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, पेरिकार्डियम डबल वॉल सैक होते हैं इसमें, और पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रिक्शन का काम करते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में इतना बताना चाहूंगा आपको, ये वही पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो आपके हार्ट को बाहरी धक्कों से बचाता है, ठीक है, और आपस में फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। और वॉल्व की बात करते हैं, तो राइट साइड में होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट साइड में होता है बाइकस्पिड वॉल्व। इसको आप लेबोरेट के नाम से से आप समझ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इससे LABORAT, याद रखिए स्पेलिंग आप यही रखिएगा लेबोरेट का, लैब यानी कि, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है, और राइट साइड में क्या होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, इससे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पेसमेकर की, ठीक है, याद रखना आप, मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल पेसमेकर की बात करूंगा, जो कि हमारा है SAN, जानते हैं आप, साइनो आर्टेरियल नोड जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड कहते हैं। राइट आर्टरी में होता है, 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट देता है। उसके बाद नेचुरल पेसमेकर कहलाता है, ठीक है। एवियन की बात करते हैं, एट्रियोवेंट्रिकल नोड, यानी कि राइट एट्रियम के जस्ट लोअर पार्ट्स में होता है, यानी कि ऐसे नोड भी उसी पार्ट में होगा आपका, और आपका क्या होगा, एवियन भी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। उसके बाद हार्ट साउंड की बात करते हैं, ठीक है, आपका हार्ट साउंड धक धक नहीं करता है, याद रखना आप लोग, बहुत सारे पिक्चरों में दिखाया गया है कि धक 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 करता है, ठीक है, धक धक करने लगा, वैसा वैसा गाना भी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, जो साउंड आता है वो लब साउंड होता है, और ये हमारा फर्स्ट साउंड होता है, और कब आता है, AB वॉल्व्स के क्लोज होने पे आता है। उसके बाद डब साउंड है,
वो कब आता है? सेमी लूनार वॉल्व वो जब क्लोज होता है ना, तो उस टाइम पे आता है आपका डब साउंड आता है, और ये हमारा सेकंड साउंड होता है। अब ईसीजी की बात करते हैं तो पी वेव, ठीक है, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन जब होता है तब उस समय पी वेव होते हैं, वेव्स होते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से होता है, और टी वेव जो होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है। और हार्ट रेट याद रखिएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट जो होता है ना, आप लोग क्यूआरएस को काउंट करके ही अपना हार्ट रेट निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये मैं फुल चैप्टर पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बाद में, तो आप वो देखना। अभी आपके एग्जाम के पर्पज से इतना ही जरूरी है, तो मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। उसके बाद डबल सर्कुलेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये जाने डबल सर्कुलेशन होता क्या है। डबल सर्कुलेशन एक ऐसा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है जिसमें ब्लड एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट से 2 बार, ठीक है, पास करता है। एक बार लंग से और एक बार बॉडी के लिए, ठीक है, 2 बार हार्ट से पास होता है। यानी कि एक बार बॉडी से कहाँ आता है? सबसे पहले हार्ट में आता है, ठीक है, फिर हार्ट से लंग्स में आता है, फिर लंग्स से क्या होता है? हार्ट में आता है, फिर हार्ट से कहाँ जाएगा? आपका बॉडी में जाएगा। तो ये जो सर्कुलेशन होता है ना, वो डबल सर्कुलेशन कहलाता है आपका। टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, पहला है प्लमोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब प्लमोनरी सर्कुलेशन क्या होता है वो जानते हैं हम लोग। हार्ट से लंग्स में, और लंग से फिर हार्ट में अगर आता है ब्लड, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा प्लमोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स में भेजता है। लंग्स में CO2 बाहर निकल जाता है, O2 ब्लड में ऐड होती रहती है, ठीक है। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वापस लेफ्ट आर्टरियम में आता है, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में वापस आएगा। और उसके बाद आर्टरीज की बात करें तो ब्लड को लेकर क्या करती है? लेकर जाती है हार्ट से, यानी कि ब्लड से दूर ले जाती है, सॉरी, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है। आर्टरीज हमेशा ब्लड को हार्ट से बॉडी या लंग्स तक ले जाती है, ठीक है। एग्जांपल, ऑर्टा हार्ट से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। प्लमोनरी आर्टरी की बात कर लेते हैं, हार्ट से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है। प्लमोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बारे में आपको जानना है। हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड को लेकर जाती है, और प्लमोनरी जो होता है आर्टरी, वो क्या करती है? हार्ट से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। नोट की बात कर लेते हैं, आर्टरी मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, ठीक है, एब्सेक्शन है यहाँ पे। प्लमोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, ओके। तो इस बात को आप याद रखना। अब वेन्स की बात करते हैं, तो ब्लड लेकर आती हैं कौन? हार्ट तक ब्लड को लेकर आती हैं कौन? आपकी वेन्स, ठीक है। वेन्स हमेशा ब्लड को बॉडी या लंग से हार्ट को लेकर, हार्ट तक लेकर आती हैं, ठीक। एग्जाम्पल की बात करते हैं, वेना कावा सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉडी से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। उसके बाद है आपका प्लमोनरी वेन्स लंग से हार्ट में ऑक्सीजन ब्लड ले आती हैं, ठीक है। अब नोट्स की बात करते हैं, वेन्स मोस्टली डीऑक्सीजन ब्लड लाती हैं, एक्सेप्शन प्लमोनरी वेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, ठीक है, याद रखना इस बात को। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, तो आप इसके लिए पहले से रेडी रहना, ओके। अब वन लाइन ट्रिक आप याद रख लो। ऐसा आपको लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल भी 2x पे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्टरी की बात करते हैं, वन लाइन ट्रिक है, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है, याद रखिएगा, हार्ट से दूर ले जाती हैं ब्लड को। और वेन टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स हार्ट, यानी कि क्या होता है? हार्ट की तरफ ले आती हैं ब्लड को, ठीक है, वेन्स। अब कोरोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं हम लोग, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन बहुत ही छोटे पैराग्राफ में दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको जानना, ठीक है। हार्ट के मसल्स मायोकार्डियम को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाले सर्कुलेशन को कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब क्यों जरूरी है हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन? हार्ट खुद भी एक मसल्स है, चैम्बर के अंदर का ब्लड हार्ट मसल्स को डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं देता है, इसलिए हार्ट के लिए अलग ब्लड सप्लाई सिस्टम होता है। याद रखिएगा, हार्ट जितना भी ब्लड पंप करता है ना, उसका 10% वो खुद अपने पास रखता है, ठीक है। वही आपका बताना चाह रहा है यहाँ पे कि कोरोनरी सर्कुलेशन भी होता है, क्योंकि हार्ट भी क्या है? एक मसल्स है, एक एक आपका ऑर्गन है, और उसको भी ब्लड की जरूरत है। तो उसको ब्लड कौन देता है? हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड देता है, तो हार्ट को ब्लड कौन देता है? यहाँ पे इस बात पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है? खुद अपना ब्लड रखता है, लेकिन उसके लिए सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और ब्लड सप्लाई का रूट देख लीजिए, हार्ट के लिए है यहाँ पे। तो सबसे पहले ऑर्टा से जाता है ब्लड, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आर्टरी निकलती है। ये आर्टरीज हार्ट मसल्स को ब्लड देती हैं, डीऑक्सीजन ब्लड।
यानी कि कोरोनरी वेन से होते हुए, कोरोनरी साइनस से होते हुए राइट एट्रियम में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाती रहती है, लंग्स में चली जाती हैं, फिर लंग्स से फिर वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आती है, फिर हार्ट में आती हैं। तो फिर हार्ट वही काम करता है कि सारा जो ब्लड है ना वो बॉडी को दे देता है, पर उसका 10% क्या करता है, खुद अपने पास रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। तो पोर्टल सर्कुलेशन आप देख लीजिए, ब्लड एक कैपिलरी बेड से निकलकर बिना हार्ट गए दूसरे कैपिलरी बेड में जाती है, तो उसे पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। यानी कि ब्लड जो है आपका बॉडी से निकला, ठीक है, बॉडी से निकलने के बाद वो कहाँ जाएगा, आपका किसी और अन्य ऑर्गन में, अन्य ऑर्गन में चला जाता है। जैसे मान लीजिए लीवर में चला गया, ठीक है, उसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं हम लोग। तो वहां पर चला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम। यानी कि हार्ट में जाना चाहिए था, वो चला गया लीवर में, फिर लीवर से कहाँ जाएगा, आपका हार्ट में, फिर हार्ट से कहाँ जाएगा, आपका लंग्स में, लंग्स से कहाँ फिर वापस आएगा, प्यूरिफाई होके फिर वापस हार्ट में आएगा, ठीक है, फिर बॉडी में जाता है, फिर ऐसे करके वो क्या करता है, पूरा सर्कल कंप्लीट करता है वो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, यानी कि लीवर में अगर ब्लड जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और अब बात करते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन वाला ब्लड, यानी कि इंटेस्टाइन से आपके न्यूट्रिशन वाला ब्लड जो है हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है, ठीक है। और लीवर प्लस उसे क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोजन एक्सेस न्यूट्रिशन स्टोर करता है। यानी कि जो आपका लीवर है ना वो क्या करेगा, उस ब्लड में से, ठीक है, जितने भी ग्लाइकोजन एक्सेस न्यूट्रिशन है ना उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और फिर ब्लड क्या करेगा, हिपैटिक वेन से, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड को हार्ट को दे देगा, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात को जानना है। लिवर को पहले ही पता चल जाता है कि कितना ग्लूकोज आया है, कोई टॉक्सिन तो नहीं है, ब्लड को, बॉडी को कंट्रोल प्लस प्रोडक्शन मिलती है इससे, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है, इस बात को याद रखना कि लीवर को पहले ही मालूम चल जाता है ब्लड में से कितना ग्लूकोज आया है। एक्स्ट्रा होता है तो वो क्या कर लेता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद अगर उसमें कोई टॉक्सिन होता है तो उसको भी निकाल देता है, और निकालने के बाद फिर वापस ब्लड को क्या करता है, हार्ट को। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल याद रखिएगा 3 टाइप के होते हैं, ट्यूनिका, इंटाइमा, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्यूनिका इंटाइमा की बात करते हैं। ये सबसे अंदर वाले लेयर होते हैं, याद रखिएगा 3 लेयर है, तो सबसे अंदर वाली लेयर होते हैं, ठीक। उसके बाद जो होते हैं इसमें एंडोथेलियम होता है, और ये क्या कहते हैं, स्मूथ सेल के बने होते हैं, ठीक है। ब्लड का फ्लो स्मूथ बनाता है, ये क्या करता है, ब्लड के फ्लो को स्मूथ बनाता है। उसके बाद क्लॉट बनने से बचाता है, ठीक है, याद रखना ये क्या करेगा, क्लॉट बनने से बचाता है। उसके बाद है हमारा ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में की बात कर लेते हैं हम लोग। ये मसल्स लेयर होती है, इसमें स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर होते हैं, ठीक है। और उसके इसकी बात कर रहे हैं हम लोग ट्यूनिका मीडिया की, मिडिल वाले वेसल्स होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं हम, ब्लड वेसल्स लेयर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। और आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में ट्यूनिका ट्यूनिका मीडिया बहुत थिक होता है, ठीक है। आर्टरी में क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया बहुत थिक होता है। बट वेन्स में क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया जो होता है बहुत ही ज्यादा आपका थिन होगा, ठीक है। अब ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करते हैं, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है और ब्लड वेसल्स को भी सपोर्ट करता है ये, ठीक है। किसको सपोर्ट करेगा, ब्लड वेसल्स को भी सपोर्ट करता है। और इसमें लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, वेन्स में ट्यूनिका मीडिया थिन होती है, इस बात को आप नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो हाइपरटेंशन आप सभी जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है। आजकल हर मोहल्ले गली में सबको हाइपरटेंशन रहता है, बहुत बात बात पे क्या होता है, उग्र हो जाता है, ठीक है, एंगर हो जाता है। और नॉर्मल बीपी की यहाँ बात कर लेते हैं, तो नॉर्मल बीपी यहाँ पे आपका दिया है 120/80 होता है, ठीक है। और एबव जो होता है, ठीक है, 140 और 90 होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं भाई साहब को हाइपरटेंशन हो गई है, ठीक है, बीपी इनका बढ़ा हुआ है, इनको जाओ बैठाओ, चाय पानी पिलाओ, ठीक है, आराम करवाओ, ठीक है। अब एक होता है सीएडी, जिसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जिसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, फैट कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से आर्टरी नैरो हो जाती है, ठीक है। अगर आप जब भी बहुत ज्यादा अगर ऑयली खाना खाते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है, जो आपकी आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है, जिससे ब्लड का फ्लो जो होता है बहुत ही स्लो हो जाता है, और आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंजाइना। तो एंजाइना में क्या होता है, आपका चेस्ट पेन ड्यू टू लो ऑक्सीजन ऑफ हार्ट मसल, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लो मात्रा में मिलता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, वो एंजाइना कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं हार्ट फेलियर की। तो हार्ट
सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। आपका हार्ट है वो सफिशिएंट ब्लड अगर पंप नहीं कर पा रहा है ना, तो उस केस में क्या होता है, आपका हार्ट फेलियर हो जाता है। उसके बाद है कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट पूरी तरह काम करना बंद कर देता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। आप जब भी अगर एमबीबीएस पढ़ेंगे ना, तो उस समय आपको ये बताया जाएगा कि बहुत सारे लोग होते हैं ना हार्ट फेलियर, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं। तो इस केस में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि हार्ट फेलियर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम होने से हार्ट मसल्स डैमेज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता और हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर और बहुत ही फास्ट तरीके से मैंने पढ़ाया है। एक दो जगह तो मैं रुका भी नहीं हूँ, आपको शायद एक्सप्लेन भी नहीं किया हूँ। अगर आप एनसीईआरटी रीड किए हुए हैं या फिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, किसी भी टीचर से अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको ये रिविजन करने के काम आएगा। क्योंकि देखिए अब जमाना 2x का नहीं है, टीचर को फास्ट होना पड़ेगा, टीचर को 4x होना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते थे, यूट्यूब की वीडियो 2x पे चला दिया और 2x पे चलाने के बाद हम लोग वीडियो को देख लिया वन शॉट को। नहीं, अब क्या करना है, अब टीचर डिसाइड करेगा कि टीचर को कितना पढ़ाना है बच्चों को नीट सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ओवर नहीं पढ़ाना है, कम नहीं पढ़ाना है। मैंने यहाँ पर जितना पढ़ाया है आप देखना 110%। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, तो एक या दो क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली फंसेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप देखना एनसीईआरटी अगर लाइन बाय लाइन अगर आप कहोगे, तो मैं बहुत जल्दी जनवरी से मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी आप देखना। काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे एसएसएन रीजन क्वेश्चंस होते हैं ना, एनसीईआरटी की लाइन से उठे और उठने के बाद क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रिपेयर करिएगा, एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा, ताकि जब भी मैं पढ़ाऊं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। तो चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है, अच्छा लगा हो, कैसा भी हो, तो आप प्लीज मुझे 5 में से रेटिंग दीजिएगा। 3 नंबर देंगे तो मैं समझूंगा हाँ ठीक ठाक पढ़ाया, 4 नंबर देंगे हाँ थोड़ा सा अच्छा और पढ़ाया, अब 5 नंबर देंगे मैं समझ जाऊंगा कि बहुत अच्छा मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज रिव्यू करिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह धमाकेदार क्लासेस के साथ अपने, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।